हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी, मोलरता नहीं, मोलरता। ठीक है, तो स्टूडेंट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी, फॉर्मूले में भी और डेरिवेशन में भी। ठीक है ना। क्या है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ रखा था? मोलरता, इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोललता। ठीक है स्टूडेंट, मोललता जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। ओके, तो क्या है सुनो भाई, उसको मैं डिफरेंट करूंगा, टेंशन मत लो आप। पहले सुनो क्या है मोललता। किसी विलियन की मोललता विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या होती है। छोटा सा डेफिनेशन, यही एकदम 100% प्रूव्ड डेफिनेशन, सही। इंग्लिश में बोले तो द मोलैलिटी ऑफ solutions, the numbers of gram moles of solute which represent in 1 kilogram of solvent। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं मैं क्या बोला आपको। मोललता एंड इट्स रिप्रेजेंट बाई स्मॉल m, इसीलिए मैं बोला था हम मोलरता को कैपिटल M से, मैं डिफरेंट बता दूंगा आपको, 4-5 डिफरेंट बता दूंगा दोनों में क्या है, अगर हो सकता है आ जाए तो। ठीक है, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं स्टूडेंट, और इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल m से शो करते हैं। ओके, तो क्या होता है सुनो भाई, अभी मैं डेफिनेशन क्या बताया, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान, और विलायक के द्रव्यमान को हम कैसे शो करते हैं, WA से। प्रीवियस वीडियो देख लो यार अगर नए हो तो, या इसको देख रहे हो तो, अगर अच्छे से समझना है तो, सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को किससे शो करते हैं स्टूडेंट, NB से शो करते हैं। यहां तक सबको पता है ना भाई। अब इसका वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट आपका ग्राम मोल पर केजी। भाई यहां द्रव्यमान है और द्रव्यमान हमारा केजी में यूनिट है उसका, ऐसा ही मात्रक। ठीक है ना, तो ग्राम मोल पर केजी, समझ में आ गया स्टूडेंट। फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, सबको पता है ग्राम मोलों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट। जिस भी आप घटक का, मतलब किसी घटक, ग्राम मोलों की संख्या बराबर होता है घटक का द्रव्यमान बटे घटक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है फॉर्मूला। तो NB बराबर हमारा क्या हो जाता है, सबको पता है, WB डिवाइडेड बाई MB, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो M बराबर हम लोग इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा बोलो, NB की जगह में रख देंगे WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई, स्टूडेंट देखो क्या हो जाएगा, 1/, ये किस में है, केजी में है, किलोग्राम में। अगर सपोज करो कि मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूं, तो ग्राम में कन्वर्ट करूंगा स्टूडेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इज अवर फाइनल फॉर्मूला। समझ में आ गया सबको अच्छे से, देख लो भाई, स्मॉल m इज इक्वल टू WB बाई MB मल्टीप्लाई 1000 ऑफ WG। ओके, समझ में आ गया इतना। अब मैं फटाफट आपको डिफरेंट बता देता हूं, दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। हो सकता है आ जाता है डिफरेंट कभी कभी, या आपको मालूम भी होना चाहिए डिफरेंट क्या है दोनों में। फर्स्ट और मोस्ट डिफरेंट ये है स्टूडेंट, क्या कि मोलरता जो है विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या होती है, जबकि मोलरता विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या होती है। पहला डिफरेंट हो गया। सेकंड डिफरेंट क्या है, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, इसको स्मॉल m से शो कर देते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है स्टूडेंट, देखो भाई क्या है, इसका यूनिट जो है, इकाई है, वो है मोलरता का होता है ग्राम मोल पर लीटर, जबकि हमारा मोलरता का होता है ग्राम मोल पर केजी। चौथा और सबसे IMP जो डेफिनेशन डिफरेंट है स्टूडेंट, वो ये है कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता। कैसे, ऐसे देखो भाई, कैपिटल M इज डिपेंड्स ऑन और प्रोपोर्शनल टू नहीं, डिपेंड करता है, यस, एंड M इज नॉट डिपेंडेंट ऑन T, टेम्परेचर। डिपेंड करता है, इस प्रोपोर्शनल वगैरह को अभी ध्यान मत देना, मैं बताऊंगा, उस प्रोपोर्शनल का टाइम आएगा, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि डिपेंड करता है। कैसे, वो सुनो। आपने 1 किलो क्या किया,
1 लीटर पानी लिया, उसमें क्या किया, 100 ग्राम क्या घोल दिया, शक्कर घोल दिया स्टूडेंट, शक्कर घोल दिया। तो उसका जो है शक्कर घोल दिया या नमक घोल दिया, हमने क्या किया भाई, नमक घोल दिया, सोडियम क्लोराइड घोल दिया। कितना, 100 ग्राम, कितना में, 1 लीटर जल में, वाटर में। समझना चीज को, क्या चीज मैं बताने जा रहा हूं, समझना उस चीज को। ओके, 100 ग्राम। अब सबको पता है इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, अभी इसकी मोलरता क्या हो जाएगी मुझे बताओ। अभी इसका मोलरता मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो आप, मोलरता हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड का आपका कितना हो जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, छोटा सा थोड़ा सा सरल हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 40 और इसका 100 है, या 10 ग्राम, चलो 10 ग्राम घोल देते हैं, 10 ग्राम, ठीक है। तो आपका इसका NB का वैल्यू जो हो जाएगा, NB इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, ये देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, WB का मान है 10 और बटे MB का मान है 40। तो ये कितना हो जाएगा बोलो भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 4 2 जा 0.42 जा 8 एंड अगेन 2 आ जाएगा, 4 5 जा 0.25 आ गया NB का वैल्यू। NB का वैल्यू को यहाँ रख दो स्टूडेंट, तो NB का वैल्यू आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 1000 डिवाइडेड बाई आपका कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मोलरता आ जाएगा स्टूडेंट, मोलरता आ जाएगा 0.25 ग्राम मोल प्रति लीटर। अब इसी को ये देखो आप क्या करो, विलियन का द्रव्यमान हमको क्या दे रखा है, V का मान क्या दे रखा है, VmL का मान क्या दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है ना भाई, 1 लीटर में घोले हो आप। अब क्या करो, उसको टेम्परेचर दो, ताप दो, ताप देने से क्या होगा स्टूडेंट, विलियन का जो मान है 1 लीटर है, वो टेम्परेचर के कारण जब गर्म करोगे तो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो वो तो कम हो गया, तो कम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका मोलरता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। समझो अब बात को, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मोलरता बढ़ जाती है, क्योंकि विलियन जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठोस वाष्प बन के नहीं उड़ता है समझ में आ रहा है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करता भाई, वो वाला डिपेंड करता है। समझ में आ गया, तो ये है बेसिक डिफरेंट। चलिए स्टूडेंट, किसी को नोट करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। इधर नोट करने वाला कुछ चीज़ है नहीं, इसको मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था ना, इधर है ये, और मैं डिफरेंट चार्ज बताया उसको सुन करके लिख लेना। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सुनिएगा। सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4 of 50%, their density is 1.02 इधर देख लेंगे, 1.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन फाइंड द molarity and molality। ओके स्टूडेंट, मतलब क्या बोल रहा है कि H2SO4 का 15 ग्राम विलियन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का 15%, सॉरी 15 ग्राम नहीं है एक्चुअल में, वो 15% विलियन, जिसका घनत्व 1.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो उसका मोलरता और मोललता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन ये देखो मेरे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का 15% विलियन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 15%। मतलब समझते हो आप कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जिस भी विलायक में घोला गया है, सपोज करते हैं जल, तो जल के 100 ग्राम जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। जल के 100 किलोग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है, 15 किलोग्राम है। समझ रहे हो, मतलब परसेंट का मतलब होता है पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, दैट इज अ परसेंट। मतलब 100 भाग में 15 भाग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसको मुझे ग्राम में दे रखा है, तो मतलब सिंपल सी बात है यार, 100 ग्राम जल में 15 ग्राम क्या है आपका, 100 ग्राम जल में 15 ग्राम क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज है सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन में, जल बस में नहीं, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो गिवन दैट व्हाट H2SO4, और ये हमारे लिए हो जाएगा विलेय, क्योंकि कम मात्रा में 15% है, तो 15% है, तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट WB इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 15 ग्राम, ठीक है।
और आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दे रखा है स्टूडेंट, कितना दे रखा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हो जाएगा टोटल ग्राम कितना हो जाएगा, मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना भाई। परसेंट का मतलब होता है हाउ मेनी पार्ट्स, कितना भाग, कितना भाग। आपको 100 नंबर का प्रश्न पेपर हुआ, उसमें आपने 40 नंबर लेके आया, मतलब हाउ मेनी पार्ट्स, आपने 40 नंबर लेके आया है 100 में, मतलब 40% मिला है, 40% आपको मिला है मान के चलो एक किसी सब्जेक्ट में, मतलब ये है 40% का मतलब है परसेंट, 40%। अब इस परसेंट को भाग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मतलब 100 में से 40, तो 15% का मतलब क्या है, 100 में से 15 भाग, 100 में से 15 भाग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, समझ में आ रहा है। तो 100 भाग क्या हो जाएगा हमारा, टोटल विलियन हो जाएगा, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलकर बना है सॉल्यूशन। तो विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, 100 ग्राम ना होगा, यही चीज तो मैं समझा रहा हूं आपको, समझो ना, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा। इस हिसाब से स्टूडेंट विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 में से 15 को घटा दो, क्योंकि ये विलियन है और विलियन में विलय भी है और विलायक को मिलाकर के बना रहता है, तो विलय को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 85 ऑफ ग्राम। इतना समझ में आ गया। और मैं क्या मुझे दिया है, गिवन दैट, गिवन दे रखा है हमको डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना दे रखा है स्टूडेंट, डेंसिटी वॉज आपका दे रखा है डेंसिटी हमारा 1.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया गिवन। अब फॉर्मूला में आते हैं, डेंसिटी, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ठीक है, सॉरी यार वहां पे मैं थोड़ा सा, सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4 ऑफ 50% देयर डेंसिटी वाज इज, देयर डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.02, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको दे रखा है ना, तो हमारा ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला पता है ना भाई, द्रव्यमान बटे आयतन, तो डेंसिटी हमको दे रखा है 1.02 इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना दे रखा है स्टूडेंट 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है हमको नहीं पता, विलियन का वॉल्यूम क्या है नहीं पता, VmL है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, VmL इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.02। इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों जीरो को हटा, दोनों को डॉट को हटा वो कर देता हूँ, तो दो ठो ऊपर में आप जीरो लगा दीजिएगा और 102 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो भाई। इसका वैल्यू आता है स्टूडेंट, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वैल्यू आ जाता है। समझ में आ गया। तो ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। इतना निकल गया। क्यों मैं ये सब चीज़ निकाला हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। जब नहीं समझ में आता ना हमको क्या क्या निकालना है, तो आप क्या करो, हमेशा फॉर्मूले को पहले लिख दिया करो। गिवन के बाद फॉर्मूला क्या दिया है, उसके बाद फॉर्मूला लिखने से हमको ये समझ में आ जाता है कि हमको क्या क्या निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। और मैं पहले आपको निकाल दिया, ठीक है, जो मुझे निकालना था उसको मैं एक्चुअल में पहले निकाल दिया हूँ। अब देखो स्टूडेंट, इधर देखना सब लोग, ठीक है, मुझे वैल्यूज है इसलिए मैं मिटा नहीं सकता, चलो फिर भी मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को मिटा दिया। मुझे मोलरता और मोलरिटी वो ज्ञात करना है, और जो वैल्यूज मुझे नहीं यार, चलो इधर देखो। अब मोलरता स्टूडेंट, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है एम, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे देख लो, ठीक है। एम इज इक्वल टू होता है हमारा WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है VmL, होता है कि नहीं। यही फॉर्मूला आपको क्या लिखना चाहिए था स्टूडेंट, गिवन के बाद जस्ट इसको फॉर्मूला लिखते तो वहां आपको दिख जाता कि मुझे WB कहाँ है, दे रखा है, MB मैं निकाल सकता हूं, है ना, VmL मुझे नहीं दिया है, तो VmL मैं कहां से निकालूंगा भाई, मुझे डेंसिटी दे रखा है तो डेंसिटी का तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, और डेंसिटी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान दे रखा है, घनत्व दे रखा है, तो मैं आयतन तो निकाल ही सकता हूं। ये दिमाग लगाना रहता है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां अब आप वैल्यूज रखते जाइए, WB का मान 15, ये हो जाएगा 1000 स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय हमारा MB का मान तो पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का MB कैसे निकालते हैं, पता है सबको, सल्फ्यूरिक अम्ल का MB H2SO4 का 98 आता है स्टूडेंट, देख लीजिएगा कैसे निकालना है, H2 प्लस H प्लस O4। इसी को मैं और लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 2H प्लस S प्लस आपका ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। देन स्टूडेंट इसको लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन का होता है 1, एटॉमिक मास क्या होता है 1, है ना, और आपका सल्फर का होता है 32, 16 दूनी 32, एंड आपका ऑक्सीजन का होता है स्टूडेंट 16, तो 16 4 जा 64, देन इट इज इक्वल टू 98, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 98, और मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, VmL का वैल्यू हमको दे रखा है 98.04। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 1.56 मोलरता है तो ग्राम मोल पर लीटर।
ऐसा कुछ समथिंग जो है आंसर आने वाला है। वो आप कर सकते हो यार, मुझे वो निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो काम करना था मैं कर दिया, ठीक है। उसको कैलकुलेट बस करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, टाइम वेस्ट हो जाता है। समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या। तो इसको हमने क्या रखा था, WB/MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई आपका W ग्राम्स में, है ना। अब देखो स्टूडेंट, मुझे क्या क्या दे रखा है, WB का मान अब बिल्कुल दे रखा है 15 है, और आपका 1000 वो तो कांस्टेंट राशि है, वो तो दे रखा है, और MB का वैल्यू, तो भाई MB का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया है। MB का वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, 98, वेरी गुड। अब स्टूडेंट विलायक का, सॉल्वेंट का मास क्या है, 85 ग्राम, 85 ग्राम। ये आ गया स्टूडेंट। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा समथिंग लाइक 1.8 कुछ आने वाली है, ठीक है। और इसका वो हो जाता है ग्राम मोल पर किलोग्राम। समझ में आ गया। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो मैं ऐसे ही, ठीक है, अपने उसके बेस पे लिख दिया, और आप लोग थोड़ा देख लेंगे। समझ में आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो किसी को नोट करना होगा कर सकते हो आराम से, मैं तरीका सिखा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो नोट करना है कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो टॉपिक है ना वो हमारा नॉर्मलता का है, नॉर्मेलिटी का। बट मैं आपको नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं है यार, पढ़ाऊंगा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा बट उसको स्टूडेंट मैं पूरा एक कंप्लीट एक क्लास लूंगा उसका, समझ में आ रहा है, पूरा एक कंप्लीट क्लास लूंगा, क्योंकि नॉर्मलता छोटा नहीं बहुत बड़ा है, उसमें हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, तुल्यांकी भार, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइट्रेशन करोगे तो आपको तुल्यांकी भार, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, इन सब चीज़ों को आना चाहिए। आगे फ्यूचर में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, BSc MSc करना चाहते हो, तो ये चीज़ आना चाहिए, समझ में आ रहा हो। अगर आप नीट दिला रहे हो, ठीक है, नीट वगैरह का तैयारी करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको आना चाहिए। तो मैं एक कंप्लीट क्लास, बड़ा क्लास सिर्फ नॉर्मल तक लेके आऊँगा, जिसमें एकदम आपको पूरा A to Z नॉर्मलता निकालना, ठीक है, पूरा सिखा दूंगा। टाइट्रेशन करते वक्त, प्रैक्टिकल करते वक्त आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए एक क्लास में उसको समझाऊंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ये हिंदी नाम है इसका, मोल प्रभाज या मोल अंश स्टूडेंट, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। एकदम इजी है ये, टेंशन मत लेना ठीक है। जैसे हम लोग ने द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया था ना, सेम है ये। क्या होता है भैया मोल प्रभाज, सुनो, किसी विलयन का नहीं होता, ये किसी घटक का होता है। घटक मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। सुनो, किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के ग्राम मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के ग्राम मोलों के योग के अनुपात के बराबर होता है। बोलने में शायद आप लोगों को टफ लगा होगा, मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शंस? मोल फ्रैक्शंस ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ दैट ग्राम मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल ग्राम मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट विच डिजॉल्व इन सॉल्यूशंस। मतलब ये देखो, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय x, इसको x से प्रदर्शित किया जाता है। तो x बराबर होता है स्टूडेंट हमारा, x बराबर होता है x इज इक्वल टू, यदि हम विलायक का निकाल रहे हैं तो यहां लिखेंगे x a लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको, x a लिखेंगे। तो x a विलायक का किसी घटक का निकालेंगे मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज जो होगा वो विलायक के ग्राम मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मोल प्रभाज, सॉरी, ग्राम मोलों की संख्या के योग के बराबर होगा। मतलब यदि दो घटक हैं तो Na प्लस Nb, समझ में आ गया। इसी प्रकार विलय का निकालना है तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। इतना आसान है यार, समझ में आ गया ना अब देखो स्टूडेंट, यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इसी से एक IMP क्वेश्चन का जो है प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, वो है राउल्ट का नियम। इसका राउल्ट के नियम में यूज होता है।
तो क्या चीज़ है इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें, हमेशा किसी विलयन के संपूर्ण घटकों का जो मूल प्रभाज का योग होता है वो हमेशा एकांक होता है। मेरी बात को समझना। अब इस विलयन में कुल कितने घटक हैं, विलायक और विलेय, तो दोनों के मूल प्रभाजों का जो योग होगा वो हमेशा एकांक होता है। कैसे, ये देखो प्रूफ, Na प्लस NB प्लस, भाई इसको जोड़े तो इधर भी जोड़ोगे तो NB प्लस Na प्लस NB। स्टूडेंट दोनों का आपका कॉमन क्या, दोनों में कॉमन है, एलसीएम है ना, तो Na प्लस NB हो जाएगा और ऊपर में प्लस का साइन है तो इसलिए Na प्लस NB हो जाएगा और दोनों जो है सेम है इसलिए कट जाएंगे और आ जाएगा 1 आएगा भाई। इसी प्रकार सिमिलरली स्टूडेंट यदि सपोज करो कि 3 घटक है, क्या है 3 घटक है विलयन में, समझ में आ रहा है, तो तीनों घटक का जैसे कि हमने क्या बना दिया, नींबू पानी बना दिया, नमक वाला नींबू पानी, ठीक है, तो पानी, जल, आपका नींबू का रस और क्या बोलते हैं हमारा शक्कर, नमक, तो तीनों का अगर मुझे निकालना होगा तो क्या होगा पता है, XA, सपोज करो कि ये नींबू का है तो XA बराबर हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC, क्योंकि 3 घटक है वहाँ, नींबू है, ठीक है, नमक है और पानी है, जल है। XB बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC, और इसी प्रकार XC बराबर हो जाएगा NC डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। अब तीनों का सम क्या हो जाएगा, मैं क्या बताया आपको, हमेशा तीनों का जो सम होता है स्टूडेंट वो होता है यूनिट होता है, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। अरे क्या बार बार लिख रहा हूँ यार, देखो ना इधर देखो, जब जोड़ोगे तीनों को तो तीनों का हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, इसलिए आ जाएगा Na प्लस NB प्लस NC, और इसका न्यूमिनेटर भी न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Na प्लस NB प्लस NC, देन दे आर कैंसल एंड वी हैव अ 1। तो ये है स्टूडेंट आपका एक फॉर्मूला, XA या 1 लिखो, XA X2 प्लस X3 डॉट 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 XN इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, समझ में आ गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा सर, तो यूनिट तो नहीं हो सकता भाई, क्यों, क्योंकि ग्राम मोल ऊपर में भी है, ग्राम मोल है ना, ये क्या है, मोलों की संख्या है, और नीचे भी क्या मोलों की संख्या है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दे आर यूनिटलेस। हाँ, अगर आपको 2 कंपोनेंट दिया है स्टूडेंट तो आसानी से आप एक चीज फाइंड कर सकते हो। क्या चीज फाइंड कर सकते हो, ये देखो भाई, सिर्फ मुझे 2 कंपोनेंट दिया है और मुझे एक कंपोनेंट का मान मोल प्रभाजन पता है, एक कंपोनेंट का मोल प्रभाज पता है, तो मैं दूसरे का मैं मोल प्रभाज निकाल सकता हूं। कैसे, इस फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब सपोज करो कि मुझे XA का मान पता है, तो मैं क्या करूंगा, XB बराबर मान को रख दूंगा यहाँ सीधा, ऐसा मत निकालते रहना फॉर्मूले में, ठीक है, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, उसका मास निकालना पड़ेगा, फिर मॉलिक्यूलर फिर मास, ये सब करने से अच्छा है अगर आपको एक का दिया है दूसरे का पूछ रहा है, 1 नंबर में आ गया तो आप सीधा सीधा क्या करो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो और 1 माइनस क्या कर देंगे स्टूडेंट, XA कर देंगे। अच्छे से क्लियर हो गया सबको भाई। तो यह है आपका मोल फ्रैक्शन, समझ में आ गया। चलिए, किसी को नोट करना होगा कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब हमारा एक लास्ट हम और कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, मैं पहले बता दिया, नॉर्मलता को मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। क्या है भैया, पार्ट्स पर मिलियन, भाग प्रति 10 लाख, इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, हिंदी में भी यही यूज कर सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन, PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, सुनो, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग तब किया जाता है जब विलयन के बहुत सारे द्रव्यमान में विलेय का बहुत कम जो है द्रव्यमान उपस्थित होता है, बहुत कम, मतलब विलेय की अपेक्षा विलयन बहुत ज्यादा होता है, तब हम किस चीज का यूज करते हैं स्टूडेंट, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा आपको। जैसे आप वायुमंडल में देखिए, रायपुर के NIT के पास सामने में एक ठो लगा है, क्या चीज लगा हुआ है हमारा, नहीं बहुत जगह लग गया है आजकल तो, है ना, प्रदूषण इंडिकेटर, ठीक है, प्रदूषण नापने का वहाँ पे मशीन लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मेरे दिमाग से उतर गया, ठीक है। तो प्रदूषण को कौन से उसमें नापा जाता है, यूनिट क्या है उसको नापने का, एक तो होता है माइक्रोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं,
ठीक है। दूसरा नापने का होता है स्टूडेंट आपका पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियंस ऑफ वायु में आपका एकाक दो पार्ट जो है क्या होता है, मिलियन पार्ट ऑफ एयर में आपका गिनती के पार्ट्स होते हैं प्रदूषण के। समझ में आ रहा है? इसलिए हम प्रदूषण को किस में नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है। इसी प्रकार और किसको नापा जाता है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को। जल में उपस्थित, हर जगह समान मात्रा में जल ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। समुद्र के जल में अलग होता है, आपके गांव के तालाब में अलग से होता है, नदियों में अलग होता है ना। तो उसको नापने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। और टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट में आपका मात्रा रहता है स्टूडेंट फ्लोरीन का, तो फ्लोराइड के मात्रा को नापने के लिए भी हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा विलियन में, बहुत कम मात्रा में जब हमारा विलय होता है तब हम किस चीज़ का यूज करते हैं भाई, बोलो, पार्ट्स पर मिलियन का। तो यह भी किसी घटक का निकाल सकते हो आप, किसी घटक का निकाल सकते हो। तो किसी घटक का पार्ट्स पर मिलियन विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित होता है। अब देखो, किसी भी कंपोनेंट का निकालना है मुझे, सपोज दैट किसी भी कंपोनेंट का, सपोज मैं करता हूं पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा यह हो जाएगा स्टूडेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसी को हम लोग स्टूडेंट लाख के बाद 10 लाख नहीं चाहते हैं। ठीक है। ये आपका एक्चुअल में ये दूसरा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनिट है जिसकी हम लोग 10 लाख, ठीक, करोड़ ऐसा यूज करते हैं ना। ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, ये इंडियन यूनिट है। करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख, ये भारत में यूज किया जाता है। आप इंटरनेशनल में जाओगे तो हम मिलियन आ जाता है। 10,000 तक तो रहता है, 10,000 के बाद 100,000, 10,000, 100,000, और 1,000 नहीं बोलते हैं, 100,000 के बाद आ जाता है आपका 1 मिलियन। इसी प्रकार 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम है। मैं ये कहाँ बता रहा हूँ यार, आपको फॉर्मूला पे फोकस करो और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। अगर आप किसी भी कंपोनेंट का पीपीएम निकालते हैं, पीपीएम ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक, किसी भी घटक का, तो वो होता है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 लगाना नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही करें क्या? अरे यार, एक न्यूमेरिकल और कराना था आपको, नहीं? चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे एक न्यूमेरिकल। ओके, चलेगा? तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट।